नमस्कार साथियों, एके ऑनलाइन क्लासेज में मैं पवन सारस्वत आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली जो कक्षाएं थी, हमने पिछली कक्षा में विशेषण का जो टॉपिक था उसका प्रारंभिक जो परिचय है वो हमने पढ़ लिया था। हमने ये पढ़ा था कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के भेद कितने होते हैं, उद्देश्य विशेषण क्या है, विधेय विशेषण क्या है, आदि आदि बातों का आपने विचार किया। आज की हमारी इस कक्षा में हम विशेषण के जो भेद हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि जो विशेषण के जो भेद हैं, विशेषण के भेद वो मूलतः चार हैं। कितने हैं? मूलतः चार हैं। और वो चार कौन कौन से हैं? हमने ये पढ़ा था। पहला तो गुणवाचक विशेषण। दूसरा जो है वो हमने पढ़ा था संख्यावाचक कह सकते हैं। तीसरा जो है वो है परिमाणवाचक। और चौथा जो है वो सार्वनामिक या संकेतवाचक। सार्वनामिक या संकेतवाचक। पांचवा भेद भी कई जगह हमें पढ़ने को मिलता है जिसका नाम है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। मैं थोड़ा सा यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि विशेषण के जो मूलतः भेद होते हैं वो चार ही होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। ये जो पांचवा भेद है व्यक्तिवाचक विशेषण, ये गुणवाचक के अंतर्गत ही आता है। यदि हम इसको गुणवाचक में माने तो ये कोई त्रुटि नहीं है, कोई गलती नहीं है। लेकिन कई बार परीक्षा में जो है ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें ऑप्शन में हमें ये पांचवा भेद दिया जाता है व्यक्तिवाचक विशेषण। यानी कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने उनको व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय सैनिक कह सकते हैं, बनारसी साड़ी कह सकते हैं। इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो सारे के सारे व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत पढ़ने को मिलते हैं। यदि ऑप्शन में व्यक्तिवाचक विशेषण हो तो हमें व्यक्तिवाचक करना चाहिए। यदि ऑप्शन में व्यक्तिवाचक नहीं है, यदि गुणवाचक है तो गुणवाचक भी सही है, क्योंकि व्यक्तिवाचक विशेषण जो गुणवाचक के अंतर्गत ही आता है। अब हम सबसे पहला जो विशेषण है वो पढ़ेंगे। सबसे पहला जो अपना विशेषण है वो है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। इसकी यदि परिभाषा देखें तो परिभाषा क्या है गुणवाचक की, कि वे विशेषण शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार प्रकार, रंग रूप, स्वाद स्पर्श आदि का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक में केवल गुण ही नहीं, यदि किसी व्यक्ति या वस्तु की दोष का भी बोध हो रहा है तो उस विशेषण को भी हम गुणवाचक के अंतर्गत रखेंगे। क्योंकि गुण जो सकारात्मक भी हो सकता है और वो नकारात्मक यानी कि अवगुण हो चाहे गुण हो, वो गुणवाचक के अंतर्गत ही हमें पढ़ना पड़ेगा। चाहे किसी वस्तु का धर्म है चाहे वो अधर्म है, हमें उसको गुणवाचक में ही पढ़ना है। उदाहरण देखिए इसमें क्या क्या शामिल होते हैं। इसमें मैंने कहा कि गुण दोष दोनों इसमें शामिल होते हैं। फिर मैंने कहा कि रंग रूप जो है वो भी इसमें आते हैं, वो भी इसमें आते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। तीसरा जो है वो
आकार या प्रकार जो है वो भी इसमें पढ़ने को हमें मिलते हैं। आकार प्रकार जो है वो भी हमें इसमें पढ़ने को मिलते हैं। उसके बाद हम ले सकते हैं गंध या स्वाद। गंध या स्वाद का बोध, किसी वस्तु के गंध या स्वाद का बोध कराने वाले शब्द जो है, विशेषण शब्द जो है, उनको भी अपने गुणवाचक में ही पढ़ेंगे, गंध या स्वाद। फिर है स्पर्श कह सकते हैं, स्पर्श। हम दशा कह सकते हैं, दशा भी इसमें शामिल है, दशा। दिशा भी इसमें शामिल है, दिशा। और स्थान जो है वो भी इसमें आता है, स्थान। तो ये सारे के सारे इसमें हमें पढ़ने को मिलते हैं। क्या क्या? गुण दोष का बोध कराने वाले, रंग रूप, आकार प्रकार, गंध स्वाद, स्पर्श, दशा, दिशा और स्थान। ये सारे के सारे हमें गुणवाचक विशेषण में पढ़ने को मिलते हैं। हम एक एक का उदाहरण देख लेते हैं। पहले है गुण दोष। जैसे हम लिखते हैं कि भला भला व्यक्ति, तो यहां पर ये इसका गुण है। इसी प्रकार से यदि दोष हमें देखना हो तो दोष में हम कह सकते हैं कि बेईमान, बेईमान आदमी, बेईमान आदमी, तो ये दोष के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। भला व्यक्ति, बेईमान आदमी, ये गुण दोष के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार रंग रूप में यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि पीला वस्त्र, सुनहरा, सुनहरा वर्ण। तो ये जो है सुनहरा और पीला जो है ये रंग रूप के अंतर्गत गुणवाचक विशेषण में हम पढ़ सकते हैं। आकार प्रकार में थोड़ा ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि हम दें चौड़ा, पतला, यदि हम चौड़ा पतला इन विशेषणों का यदि हम प्रयोग करते हैं, चौड़ा है, पतला है, मोटा है, तिकोना है, तिकोना, ये सारे के सारे जो है आकार प्रकार में हमें पढ़ने को मिलते हैं। गंध स्वाद में हम कह सकते हैं मीठा, मीठा भात। अब इसमें जैसे मीठा शब्द जो है ये हम इसमें आस्वाद में ले सकते हैं, आस्वाद के अंतर्गत मीठा शब्द। इसी प्रकार नमकीन जो है वो भी इसमें आएगा, नमकीन जो है वो भी इसमें आएगा। इसी प्रकार सुगंधित धूप, सुगंधित शब्द का हम प्रयोग करते हैं, सुगंधित धूप, तो वो भी जो है गुणवाचक में आएगा। स्पर्श में जैसे हम पढ़ने को हमें शब्द मिलते हैं नरम है, कठोर है, कठोर हथेली, नरमस्थ है, खुरदरा, खुरदरी, जमीन, खुरदरा या खुरदरी, ये शब्द है हमें इसमें स्पर्श में पढ़ने को मिलेंगे, क्योंकि इनका जो पता है वो स्पर्श से ही चलता है, स्पर्श से इनका बोध होता है, नरम का, कठोर का, खुरदरा का। तो ये स्पर्श बोधक के अंतर्गत हमें गुणवाचक में पढ़ने को मिलते हैं। इसके बाद में हम यदि दशा देखें तो जैसे हम अमीर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, दयालु, ये सारे के सारे इसमें दशा बोधक में आ जाएंगे। अमीर है, गरीब है, ये जो है सारे के सारे हमें किसमें पढ़ने को मिलेंगे? दशा बोधक में, गुणवाचक के अंतर्गत। दिशा बोधक में जैसे कि हम पढ़ते हैं कि उत्तरी, उत्तरी प्रांत, इसी प्रकार दक्षिणी, ये जो उत्तरी है, दक्षिणी है, पूर्वी है, इस प्रकार के दिशा के जो सूचक विशेषण शब्द होते हैं, दिशा सूचक जो शब्द होते हैं जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हो, तो उनको अपने दिशा बोधक के अंतर्गत जो ये गुणवाचक जो विशेषण है उसमें अपने को पढ़ना है। स्थान बोधक भी जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो व्यक्तिवाचक विशेषण है वो गुणवाचक के अंतर्गत ही आते हैं। गुणवाचक में स्थान बोधक जैसे कि हम ले सकते हैं कि भारतीय, भारतीय, अमेरिका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन अमेरिकी, अमेरिकी महिला, अमेरिकी छात्र, अमेरिकी युद्धपोत, इस प्रकार के जो उदाहरण है। इसी प्रकार रूसी विमान, रूसी, ये सारे के सारे जो हैं ये हमें स्थान बोधक में पढ़ने को मिलेंगे, ये गुणवाचक के अंतर्गत पढ़ने को मिलते हैं। कुछ एक वाक्य आप देख लीजिए कि चटपटा व्यंजन,
सेहत के लिए अच्छा नहीं, सेहत के लिए अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। इसी प्रकार जैसे दिमाग शब्द जो है, दिमाग वो संज्ञा है, किंतु दिमागी खुरापात, खुरापात, अब दिमागी शब्द ये विशेषण का काम कर रहा है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि रंगीन, रंग शब्द तो स्वयं संज्ञा है, किंतु हम कह सकते हैं कि रंगीन साफा, तो अब जो रंगीन शब्द जो है ये भी विशेषण है। इसी प्रकार मैंने खुरदरा शब्द लिखा है आपको, तो खुरदरी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि खुरदरी जमीन, तो ये खुरदरी शब्द जो है ये भी गुणवाचक विशेषण है। मीठे चावल, मीठे चावल, अब मीठे शब्द ये भी गुणवाचक है। तो ये गुणवाचक के उदाहरण है। इसमें गुण दोष भी आते हैं, आकार प्रकार भी आते हैं, रंग रूप भी आते हैं। इसके अंतर्गत हमें गंध स्वाद भी इसमें पढ़ने को मिलता है, स्पर्श, दशा बोधक और दिशा बोधक और स्थान बोधक, ये सारे जो विशेषण शब्द हैं वो सारे के सारे गुणवाचक में अपने को पढ़ने को मिलते हैं। दूसरा जो विशेषण है उसको हम देख लेते हैं। दूसरा जो विशेषण है, दूसरा हम लेते हैं संख्यावाचक, संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। देखिएगा, संख्यावाचक जो विशेषण है वे विशेषण शब्द जिनसे किसी वस्तु या व्यक्ति की संख्या का बोध होता है, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। परिभाषा में कह सकते हैं कि वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है, जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु की, व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, संख्या का बोध होता है, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। एक बीच में मैं सभी जो परीक्षार्थी उनसे निवेदन करना चाहूंगा, जो परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, कि कोई भी जो वीडियो है उसको आप पूरा देखें, कंप्लीट देखें। यदि आप बीच में देखते हैं तो आपके पहले के मिनट जो है वो भी खराब गए और आपको कुछ समझ में भी नहीं आता। तो जो भी वीडियो उसको कंप्लीट देखें, जो टॉपिक है उसको पूरा देखें, ताकि आप उसको अच्छे से कवर कर सकें, उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाए वो कंप्लीट पढ़ाया जाए, उसके बाद में कोई हिचक नहीं रहनी चाहिए, कोई संशय या द्वंद्व जो है आपके मन में नहीं रहना चाहिए। तो वे विशेषण शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि 2, 4, 6, इसी प्रकार से कुछ भी, कुछ, कई, बहुत, अधिक, पहला, ये सारे के सारे विशेषण हैं। ये सारे के सारे क्या है? संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि इनसे संख्या का ही बोध होता है। जैसे मैंने लिख दिया कि कुछ आदमी, तो कुछ शब्द आदमियों की संख्या का ही बोध कराता है। ये अलग बात है कि निश्चित नहीं है संख्या, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कि इसके दो भेद है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। कई शब्द भी इसी प्रकार का संख्या का ही बोधक है, बहुत शब्द भी है, अधिक शब्द भी है। हालांकि ये परिमाणवाचक विशेषण में भी हम पढ़ेंगे, संख्यावाचक विशेषण में भी पढ़ेंगे। सीधी सी बात है कि यदि गणनीय, गणना योग्य जो संख्या उससे पहले दिन का प्रयोग होता है तो संख्यावाचक, और यदि कोई परिमाण की जो वस्तु है, तोलने या मापने की कोई वस्तु है, उससे पहले यदि इनका प्रयोग किया जाता है फिर ये परिमाणवाचक में पढ़े जाते हैं। ये दोनों में आते हैं, संख्यावाचक में भी आते हैं और परिमाणवाचक में भी आते हैं। तो ये जो संख्यावाचक विशेषण है, इसको हम एक चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं कि इसके जो भेद प्रभेद हैं उनके बारे में अपने को जानना है कि ये जो संख्यावाचक विशेषण है वो कितने प्रकार का है। देखिए, जो इस संख्यावाचक विशेषण है ये 2 प्रकार का है। संख्यावाचक कितने प्रकार का है? ये 2 प्रकार का है। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं इसके? पहला जो है वो है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा जो है वो है भाई इसमें
अनिश्चित संख्यावाचक। पहला तो क्या निश्चित और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक कौन सा होता है? वे विशेषण शब्द जिनसे किसी निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे मैंने कह दिया 4, 5, 50, 100, 150, 125, 1.25, 2.5, ये सारे के सारे निश्चित ही हैं। 2.5 का मतलब 2 और 1/4 यानी कि 2.25, ये 2 और 1/2 यानी कि 2.5, तो ये भी निश्चित है। 3.5 भी निश्चित है, 5 भी निश्चित है, 5.25 भी निश्चित है, सारा निश्चित में। अनिश्चित में कौन से आएंगे? अनिश्चित में आएंगे जैसे कुछ, थोड़ा, अधिक, 50, हजारों, सैकड़ों, ये जो है ये अनिश्चित में आएंगे। ये पढ़ेंगे अपने आगे। थोड़ा सा एक इसको और देख लेते हैं। ये जो निश्चित मैंने लिखा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसके भी आगे हमें भेद पढ़ने को मिलते हैं। निश्चित संख्यावाचक जो विशेषण है इसके भी हमें आगे भेद पढ़ने को मिलते हैं। इसके कौन कौन से भेद है वो देख लीजिए। इसका जो पहला भेद है वो कौन सा है? वो है गणनावाचक। गणनावाचक पहला भेद इसका कौन सा है? वह गणनावाचक है। दूसरा इसमें कौन सा? पहला जो गया इसमें गणनावाचक, और दूसरा जो है इसमें वो है आवृत्ति बोधक। आवृत्ति बोधक। तीसरा जो है वो है, हम कह सकते हैं कि समुदाय वाचक या समुदाय बोधक। समुदाय वाचक या समुदाय बोधक। और चौथा जो है इसमें है क्रम सूचक या क्रमवाचक। क्रमवाचक। और पांचवा जो है वो है प्रत्येकवाची या विभागवाची। प्रत्येकवाची या विभाग सूचक भी इसको कह सकते हैं अपने, विभाग सूचक। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है वो 5 प्रकार का: गणनावाचक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक, क्रमवाचक और प्रत्येकवाची या विभाग सूचक। ये 5 इसके भेद हो गए। अब इसमें भी ये जो गणनावाचक है, जिसे केवल गिनती होती है, यानी 1, 2, 4, 5, 6, 7, ये जो गिनती के अंक हैं ये गणनावाचक के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें भी 2 हैं। कौन कौन से? एक तो पूर्णांक बोधक और दूसरा जो है वो है अपूर्णांक। एक तो कोई संख्या पूर्ण, पूर्ण से मतलब जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये पूर्ण है। एक पूर्ण नहीं हो यानी कि आधा, सवाया, 2.5, 3.5, 4.5, वो जो है वो इसमें अपूर्णांक में आएंगे। जैसे कि कौन कौन से आएंगे पूर्णांक में? तो जैसे आपने 3 लिखा, 3 आदमी, 4 छात्र, ये जो 3 है ये पूर्णांक में है। और इसके अलावा 2.5 जैसे हम कह सकते हैं, 2.5, ये जो है 3.5, ये जो है ये अपूर्णांक में आएंगे क्योंकि पूर्ण नहीं है संख्या। 2.5 का मतलब 2 और आधा, पूर्ण का मतलब जैसे 3, 4, 5 ये पूर्ण के अंतर्गत आएंगे। तो निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक ये 2 भेद हैं। निश्चित संख्यावाचक से तात्पर्य है कि जिससे निश्चित संख्या का बोध होता है उसको निश्चित संख्यावाचक में रखेंगे, और जिससे अनिश्चित संख्या का बोध होता है यानी कि जिससे निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उसको अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत रखेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि कुछ बालक, इसी प्रकार 50 आदमी। अब 50 भाई पता नहीं कितने 50, 60 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं। तो 50 आदमी 50 कह दे तो निश्चित है, किंतु यदि हम कहते हैं कि 50 तो 50 कहते ही वो अनिश्चित हो जाएगा और वो अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत हमें पढ़ने को मिलेगा। अनिश्चित के बाद में निश्चित में जैसे मैंने आपको बताया कि इसके जो 5 भेद हैं, गणनावाचक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक, क्रमवाचक, प्रत्येकवाची। अब इसमें सबसे पहले हम लेते हैं गणनावाचक। गणनावाचक, तो गणनावाचक में वे विशेषण शब्द जिससे किसी गणना का बोध होता है, गिनती का बोध होता है। जैसे आपने लिखा 4, 5, 6, ये सारे के सारे जो हैं विशेषण शब्द जो हैं ये गणनावाचक के अंतर्गत है। गणनावाचक में फिर हमने 2 पढ़े, कौन कौन से? एक तो पूर्णांक बोधक और दूसरा
पूर्णांक बोधक या पूर्णांक वाचक, और दूसरा जो है, दूसरा मैंने आपको बताया अपूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। तो जो पूर्णांक बोधक है, जैसे लिखा कि 4 आदमी, 1000 छात्र, 1000 छात्र, 2 रुपए, 2 रुपए, ये जो 2 है ये पूर्णांक बोधक है, संख्यावाचक है। इसी प्रकार जैसे हम लिखते हैं कि 100 कौड़ी, अब कौड़ी कितनी 100, तो 100 जो है वो निश्चित संख्यावाचक है। इसी प्रकार 3 दिन, 3 दिन, 3 शब्द जो है वो निश्चित संख्यावाचक है, निश्चित में पूर्णांक बोधक है, पूर्ण है संख्या, 3 है, 100 है, 4 है, 1000 है, ये पूर्ण है। अपूर्णांक का मतलब जो संख्याएं पूर्ण नहीं होती, यानी कि हम कहते हैं जिसमें कि 2.5 दिन, दिनों की संख्या पूर्ण नहीं है, 2 है और फिर एक आधा है, यानी कि 2.5 दिन, तो ये जो है ये अपूर्णांक में आएगा। ये ध्यान में रखने वाली बात ये है कि जो अपूर्णांक बोधक जितने भी शब्द होते हैं, 2.5 है, 3.5 है, 4.5 है, 5.5 है, ये होते तो अपूर्णांक बोधक है, किंतु निश्चित होते हैं। निश्चित का मतलब 2.5 में निश्चित है, क्या चीज निश्चित है कि 2 है और आधा है। अनिश्चित कब होता, अनिश्चित होता यदि मैं कह देता कि सैकड़ों, अब पता नहीं कि 1 सैकड़ा है कि 2 सैकड़ा है कि 3 सैकड़ा है, फिर वो निश्चित नहीं रहता, फिर वो अनिश्चित में चला जाता। तो यहां पर तो 2.5 क्या है, ये निश्चित है किंतु पूर्णांक नहीं है, अपूर्णांक बोधक है। इसी प्रकार 3.5 हाथ, 3.5 हाथ, तो 3.5 हाथ शब्द का प्रयोग करेंगे, वो आप रस्सी के आगे लिख दें तो परिमाण बन जाएगा। हाथ शब्द का यदि हम प्रयोग करेंगे और रस्सी लिख दिया तो 3.5 हाथ, ये पूरा का पूरा फिर जो है ये परिमाणवाचक में आ जाएगा, किंतु सीधे लिखते हैं 3.5 हाथ, तो 3.5 जो है संख्यावाचक में आएगा। इसी प्रकार से आप यदि लिखते हो, कि 6 रुपए, तो 6 तो क्या है, पूर्णांक है, किंतु आप लिखते हो कि 6.5, 6.5 रुपए, अब 6.5 जो है ये अपूर्णांक है, यानी कि ये पूर्णांक में नहीं आएगा, ये अपूर्णांक बोधक के अंतर्गत अपने पढ़ेंगे। तो पहला था गणनावाचक। गणनावाचक के बाद में दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा है आवृत्ति बोधक। कौन सा है, आवृत्ति बोधक। आवृत्ति बोधक कौन से होते हैं, वे विशेषण जिनसे किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणांक में होने का बोध होता है, गुणांक में होने का बोध होता है। गुणांक में कैसे भाई, गुणांक में होने का बोध होता है, उसको क्या कहेंगे, आवृत्ति बोधक कहेंगे। गुणांक का मतलब यह है कि आपने लिख दिया जैसे कि 2 गुना आदमी, तिगुना रुपया, तो ये 2 गुना शब्द जो है, तिगुना जो है, 4 गुना जो है, 5 गुना जो है, ये सारे के सारे किस में आएंगे, ये आवृत्ति बोधक में आएंगे। सारे के सारे किस में आएंगे, आवृत्ति बोधक में आएंगे। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये सारे के सारे जो है वो आवृत्ति बोधक में। आवृत्ति बोधक के बाद में तीसरा जो है, आवृत्ति बोधक के बाद में तीसरा जो है वो है समुदाय बोधक या समुदायवाचक। समुदाय बोधक से क्या तात्पर्य, जैसे समूह का बोध होता हो, जैसे मैं एक तो कहता हूं कि 4,
चार आदमी से कोई चार आदमी को तो बोध होता है, लेकिन वो चारों के इकट्ठे समूह का बोध नहीं। अब मैं कहता हूं चारों आदमी, तो इससे समुदाय का बोध होता है। एक तो मैं कह रहा हूं कि चार आदमी में तो चार जो है गणनावाचक है, केवल गिनती हो रही है कि चार आदमियों की संख्या कितनी है, चार है, संख्या का बोध हो रहा है। लेकिन मैं लिखूं कि चारों आदमी, अब ये जो चारों आदमी है ये चार आदमियों के समूह का बोध करा रहा है, समुदाय का बोध करा रहा है। इसी प्रकार पांचों भाई, एक तो 7 दिवस कहूं मैं, 7 दिवस कहूं तो गणना बोधक में है, किंतु मैं 7 दिन प्रकार से मैं यदि प्रयोग करता हूं तो ये चारों हैं, पांचों हैं, सातों हैं, ये समुदाय बोधक शब्द है, ये समुदाय के अंतर्गत ही आएंगे। इसी प्रकार से जैसे आप लिखते हो सैकड़ा, 100 का समूह जो है ये सैकड़ा है, तो ये भी समुदाय बोधक में है। इसी प्रकार आप लिखते हो शतक, भी क्या है, समूह में है। तो ये समूह के अंतर्गत जो आने वाले शब्द हैं, जो समुदाय के अंतर्गत आने वाले जो शब्द हैं, ये इसमें आएगा, अपने समुदाय बोधक में आएगा। लेकिन सैकड़ों महिलाएं ऐसे लिखते हैं तो फिर भी वो निश्चित संख्यावाचक नहीं आएगा, फिर वो अनिश्चित संख्यावाचक में चला जाए। किंतु सैकड़ा सीधा यदि लिखते हैं तो वो समुदाय बोधक में ही आएगा। इसी प्रकार दर्जन केले निश्चित है, दर्जन के अंदर कितने केले होते हैं, 12 निश्चित है। सैकड़ा में कितना, मतलब 100, ये भी निश्चित है। लेकिन सैकड़ों लिखे और दर्जनों लिखे तो फिर वो अनिश्चित संख्यावाचक में चला जाएगा, निश्चित में नहीं रहेगा। लेकिन केवल यदि दर्जन केले लिखते हैं, सैकड़ा लिखते हैं, तो ये दर्जन सैकड़ा शब्द जो है ये किस में आ जाएगा, ये समुदाय बोधक में, निश्चयवाचक के अंतर्गत किस में आएगा, ये समुदाय बोधक में अपने को पढ़ना है। 7 दिनों के समूह का बोध करा रहा है, तो ये 7 दिन। कई बार ऐसे भी शब्द आते हैं कि चारों के चारों आदमी, तीनों के तीनों आदमी, तो इस प्रकार के शब्द भी समुदाय बोधक में आते हैं। समूह वाचक शब्दों के अंतर्गत अपने इनको पढ़ते हैं, समुदाय वाचक विशेषण के अंतर्गत इनको पढ़ते हैं। फिर मैं बता रहा हूं आपको एक बार फिर से कि जो दर्जन शब्द है, यदि दर्जनों आए, सैकड़ों आए, इस प्रकार से आए तो फिर वो अनिश्चित हो जाएगा। लेकिन यहां पर इसमें भी 500 लग रहा है, देखो 5 से 500 हो रहा है। इसमें दर्जन से दर्जनों यदि हम कर दें तो गड़बड़ है, लेकिन इसमें नहीं हो रही। कारण क्या, देखो मैं लिखूं दर्जनों केले, यहां पर तो दर्जन केले समुदाय वाचक है, समुदाय बोधक है, लेकिन दर्जनों केले जो है वो अनिश्चित संख्यावाचक में, क्यों, दर्जनों का पता नहीं कितने दर्जन है। लेकिन 500 भाई कहने से केवल 5 का ही बोध होता है, 5 से अधिक का बोध नहीं होता। इसलिए ये तो क्या है, 500 लगने के बाद में भी किस में आएगा, समुदाय बोधक में आएगा। लेकिन ये दर्जनों लगने के बाद में ये समुदाय बोधक में नहीं रहेगा, ये दर्जनों लगने के बाद में अनिश्चित संख्यावाचक में ये चला जाएगा। फिर मैंने करवाया आपको चौथा जो है वो क्रमवाचक। किसी व्यक्ति या वस्तु के क्रम का बोध जिस विशेषण से होता है, यानी कि वे विशेषण शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के क्रम का बोध होता है, क्रम स्थान का बोध होता है, उसको अपने क्रमवाचक के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन वो संख्या का बोध कराना चाहिए। जैसे हम कह दें कि पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये सारे क्रमवाचक के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे मैं उदाहरण लिखूं कि दूसरा आदमी, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं कि दूसरा आदमी भीतर आया, तीसरा चला गया, तीसरा आदमी बाहर चला गया। इन दोनों उदाहरणों में क्रमशः दूसरा और तीसरा जो शब्द है, इन दोनों ही उदाहरणों में जो ये दूसरा और ये तीसरा शब्द है, ये आदमी की क्रमशः संख्या के क्रम का बोध करा रहे हैं। कौन से क्रम पे है, ये दूसरे क्रम पे, ये तीसरे क्रम पे।
तो ये क्रम का बोध करा रहे हैं। तो ये क्रम सूचक में, क्रमवाचक में ये पढ़ेंगे अपने, इनको निश्चित संख्या वाचक के अंतर्गत क्रमवाचक में पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगला व्यक्ति बात कर रहा है, एक उदाहरण ये है, इसको ध्यान से देखें। कई छात्र, जैसे मैंने कहा कि दूसरा आदमी बात कर रहा है, पहला आदमी बात कर रहा है, वो तो संख्यावाचक में, लेकिन मैं लिख रहा हूं कि अगला व्यक्ति बात कर रहा है, पिछला आदमी बात कर रहा है। इस प्रकार के यदि उदाहरण आते हैं तो उनको संख्यावाचक में नहीं लेना है, ये संख्यावाचक नहीं है भाई, क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है, पीछे कोई संख्या नहीं है, वो केवल दशा और स्थिति का ही बोध करा रहे हैं। और दशा बोधक और स्थिति बोधक जो है वो गुणवाचक में अपने को पढ़ने हैं, तो ये गुणवाचक है, यहां पर ये ध्यान में रख लो भाई, ये जो शब्द है ये क्या है, ये गुणवाचक है। इसी प्रकार पिछला हिसाब बाकी है, पिछला हिसाब, तो पिछला हिसाब जो है, पिछला शब्द यहां पर अब संख्यावाचक नहीं है, क्योंकि पीछे कोई संख्या थोड़ी है, पीछे तो स्थान का ही बोध करा रहा है, स्थिति का बोध करा रहा है। तो ये जो पिछला शब्द जो है ये गुणवाचक है, ये क्या है, ये गुणवाचक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्रमवाचक में और गुणवाचक में अंतर अपने को पता होना चाहिए। इसमें दूसरा और तीसरा शब्द जो है ये तो संख्यावाचक है, किंतु अगला और पिछला शब्द जो है वो संख्यावाचक में नहीं पढ़ेंगे, उसको अपने गुणवाचक में पढ़ेंगे। ये इसका चौथा भेद था, किसका भाई, निश्चित संख्यावाचक का। अब इसमें पांचवा जो भेद है, निश्चित संख्यावाचक हमने पढ़ा, निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत अपने इसके भेद पढ़े। अब पांचवा जो इसका भेद है वो प्रत्येकवाची या विभागवाचक। ऐसे विशेषण शब्द जिनसे एक संख्या का ही बोध होता है, प्रति का बोध होता है, प्रत्येक व्यक्ति का बोध होता है, प्रत्येक संख्या का बोध होता है, यानी कि कह सकते हैं कि जिससे केवल एक ही का बोध होता है उसको प्रत्येकवाची कहते हैं। जैसे आपने कह दिया कि प्रति महिला, अब इस प्रति शब्द से एक संख्या का बोध हो रहा है, तो ये जो है ये प्रत्येकवाची या विभागवाची हो गया। इसी प्रकार हर दिवस, अब ये जो हर शब्द है ये प्रति दिवस का बोधक है, यानी एक दिवस का बोधक है, तो ये यहां पर क्या हो गया, ये प्रत्येकवाची हो गया, प्रत्येकवाची। कई बार ऐसे भी आता है कि एक एक करके भीतर आओ, एक एक करके भीतर आओ, एक सीधा, एक एक करके नहीं, हम लिखेंगे कि एक एक भीतर आओ, एक एक भीतर आओ। एक एक करके तो फिर गड़बड़ हो जाएगी भाई, वो क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग होगा फिर उसका। लेकिन हम लिख रहे हैं कि एक एक भीतर आओ। अब एक एक जो है ये जो है ये प्रत्येकवाचक है, ये विभागवाचक है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि हर आदमी को भोजन दो, हर आदमी को भोजन दो, तो ये हर शब्द है ये भी प्रत्येकवाचक के अंतर्गत अपने इसको पढ़ेंगे। तो ये जो विशेषण के भेदों के अंतर्गत हमने पढ़ा कि विशेषण के जो है वो चार भेद मूलतः होते हैं, पांचवा जो है वो व्यक्तिवाचक विशेषण होता है, और हमने गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक इत्यादि विशेषणों के बारे में जाना। अब हमने भेदों में भी हमने गुणवाचक और संख्यावाचक को पढ़ लिया है। संख्यावाचक में हमने जो है वो निश्चित संख्यावाचक पढ़ लिया है। अब दूसरा जो भेद है वो है अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक में हमने दो भेद पढ़े थे, निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। फिर निश्चित संख्यावाचक में हमने जो है वो इसके 5 भेद पढ़े थे, कौन कौन से, गणना बोधक, क्रमवाचक, समुदाय बोधक, आवृत्ति बोधक है और 5वां प्रत्येकवाची, ये पढ़े थे हमने।
और गणना बोधक में भी हमने पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक ये पढ़ा। अब हम अनिश्चित जो संख्यावाचक है उसको पढ़ेंगे। अनिश्चित संख्यावाचक जिनसे निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, वो अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत पढ़ने को मिलते हैं अपने को। कौन कौन से देख लीजिए कि हम कहते हैं कि कुछ बालक, अब कुछ शब्द कहने से बालकों की संख्या जो है वो निश्चित नहीं होती, कितनी है। इसी प्रकार हजारों व्यक्ति, आप व्यक्ति कहते हो तो भाई हजारों शब्द जो है वो अनिश्चित संख्यावाचक है, लेकिन आप लिखते हो कि हजारों लीटर दूध, तो फिर वो अनिश्चित परिमाणवाचक में चला जाएगा। सीधी सी बात ये है कि ये जो संज्ञा है यानी कि ये विशेष्य है, इसको अपने थोड़ा देखना है कि विशेष्य यदि गणना योग्य है तो फिर उसमें जो आगे जो विशेषण लग रहा है वो संख्यावाचक में आएगा। यदि वो गणना योग्य नहीं है, मापने या तोलने योग्य है, तो वहां पर जो है उससे पहले जो विशेषण प्रयुक्त हो रहा है फिर वो परिमाणवाचक में आएगा। ये सारे शब्द जो हम हजारों हम पढ़ रहे हैं, कुछ अधिक थोड़ा बहुत ये पढ़ रहे हैं, ये संख्यावाचक में भी पढ़ने को मिलते हैं और परिमाणवाचक में भी पढ़ने को मिलते हैं। दोनों में क्या अंतर है वो आप समझ गए होंगे कि जो गणनीय संज्ञा से पहले यदि प्रयुक्त हो रहे हो ये विशेषण तो उसको संख्यावाचक में, और अगणनीय संज्ञा यदि है यानी माप या तोल के योग्य जो संज्ञा है उससे पहले यदि प्रयुक्त हो रहे हैं तो फिर उसको अपने परिमाणवाचक में लेना है। तो हजारों व्यक्ति ये क्या है, कई दिन, ये क्या है, ये सारे के सारे जो ये अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत अपने पढ़ते हैं। इसी प्रकार बहुत रुपए, ये बहुत शब्द जो है ये भी अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। तो ये सारे अनिश्चित संख्यावाचक के उदाहरण हैं। तो हमने ये विशेषण के आज दो भेद पढ़े, गुणवाचक और संख्यावाचक। विशेषण के जो शेष भेद हैं वो हम आगामी क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।